हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इंडिया यूरोप का रिलेशनशिप पार्ट 3 देखा था, जिसमें हमने इंडिया और यूरोप के बीच में जो फ्री ट्रेड एरिया के लिए एग्रीमेंट है उस पर चर्चा की थी, और उसमें कुछ डेड हर्डल्स हैं उस पर बात किया था। आज हम अपनी इस क्लास में इंडिया यूके यानी ब्रिटेन रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन और इंडिया का रिलेशनशिप तो काफी पुराना है। इनफैक्ट जो है ये कॉलोनियल पीरियड से हम इसको देखते हैं कि ऐतिहासिक संबंध है, एक तरीके से कह सकते हो। जो ब्रिटेन इंडिया में बहुत सारी ब्रिटेन की विरासत विरासत अभी भी है ब्रिटिश शासन की। और अराउंड 1600 के करीब जो है कंपनी की स्थापना करी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, और ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे ये कंपनी जो है काफी स्ट्रांग होती गई, और इसके पॉलिटिकल जो है गोल्स अपीयर होने लगे, और वो यहाँ के इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उस टाइम पे उसमें भी इंटरफेयर करने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे 1723 में, सॉरी 1757 में, 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, फिर ये बन जाते हैं इंडिया के डिफेक्टो रूलर। और यहाँ पे इन्होंने इंडिया में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया जाता है, और फिर इंडिया जो है अराउंड 200 ईयर्स तक अंग्रेजों का एक उपनिवेश बन के रहता है, ब्रिटेन का उपनिवेश बन के रहता है। कुछ चीजों के लिए इनको भी यहाँ पे जो जिम क्रेडिट दिया जा सकता है कि ब्रिटेन की वजह से जो है इंडिया में एक नव जागरण हुआ था। हमने अपनी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझा था, एडवांसमेंट हुआ था, हमने अपने सोशल एविल्स को हटाने की कोशिश करी थी। सती प्रथा जो है, महिलाओं का एजुकेशन, विडो रिमैरिज, दास प्रथा, इन सब पे जो है इनको खत्म किया था। धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था। लाइक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे ब्रिटेन से, और उन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने शुरू किए। धीरे धीरे हमारे अंदर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और शासन का जो है एक हमारा पूरा सेटअप बनने लगा था। तो ब्रिटिशर्स के साथ हमारा काफी पुराना संबंध है, और 1947 में जो है फॉर्मली ब्रिटिशर्स की सत्ता चली गई थी, और उसके बाद से हम स्वतंत्र हो गए थे, और हमारा संविधान 1950 में लागू कर दिया गया था। उसके बाद से भी इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर बना, और वहां पे कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जहां पर जो ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे। हालांकि यहाँ पे हमने अपनी सॉवरेनिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं बने हैं। ये हमारी सॉवरेनिटी पे है कि हम जब चाहे तब निकल सकते हैं वहां से। हालांकि ये इसमें होने के काफी फायदे भी हैं, तो इसलिए जो है हम वहाँ पे कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए हैं। तो ब्रिटेन के साथ हमारा जो है ऐतिहासिक संबंध है, और ब्रिटेन के कारण ही हमारा जो आधुनिक भारत का एक तरीके से कह सकते हो आप नींव पड़ी थी। कारण कह लीजिए उसको, या फिर ये कह लो कि आप उसके उससे लड़ते लड़ते इंडिया ने सीखा। तो ब्रिटिश और यूके का, इंडिया और यूके का संबंध जो है कॉलोनियल एरा से ही है। अब हम आज की अगर बात करें तो आज भी जो हमारा रिलेशनशिप है वो काफी इनहेंस्ड पोजीशन पे है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, जरूरत है, नीडिंग ईच अदर। क्यों नीडिंग ईच अदर हम यहाँ पे कह रहे हैं? क्योंकि ये भारत जो है उसका उदय हो रहा है, भारत का उदय हो रहा है, और भारत एक जो है ट्रांजिशन या परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसका परिणाम ब्रिटेन के फेवर में हो सकता है। भारत पहले से ही जो है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडिया पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले जो दशक है उसमें दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में इंडिया चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया जो है राइज हो रहा है। इंडिया के पास और क्या क्या चीजें हैं? इंडिया के पास एक तो जो है ह्यूमन कैपिटल काफी ज्यादा है। ह्यूमन कैपिटल, हमारा सर्विस सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है ही है।
तो ये कुछ इंडिया की पॉजिटिविटी है। और जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो हमारी जो राजनीतिक और सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति है वो भी बढ़ रही है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड कल्चरल पावर वो भी बढ़ रही है। और इंडिया को जो है 21वीं सदी में एक महाशक्ति बनने की राह पे जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऑल्सो, एज जिम ओ नेल हैज रिटन, जिम ओ नेल ने लिखा है कि one of the biggest influence on the world, India will soon be one of the biggest influence on the world, and it is looking for new partners in the global race. The This represents a great opportunity for UK. नील ओ नील जिम जिम ओ नील ने लिखा है कि भारत जल्द ही विश्व के सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में से एक होगा। सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में, मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले देशों में से एक होगा। ऐसे में भारत जो वैश्विक दौड़ है उसमें शामिल होने के लिए अब नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। और इसलिए ब्रिटेन जो है, यह ब्रिटेन के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की जरूरत है इंडिया को, क्यों? दोनों की एक दूसरे को जरूरत है, हमने यहाँ पे बात किया था। तो क्यों है? क्योंकि द यूके हैज मच टू ऑफर इंडिया इन एजुकेशन, रिसर्च, सिविल सोसाइटी एंड क्रिएटिव सेक्टर्स। ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज या फिर रचनात्मक क्षेत्रों में भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, वो उसकी संख्या बढ़ रही है, जिससे कि ब्रिटेन के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। और इससे पहले की जो भारत की नेक्स्ट जनरेशन है, कहीं और जो है अवसर तलाशे, ब्रिटिश व्यापार, कूटनीति, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए अपने दरवाजे खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिसर्जिंग यूके में इंडिया का रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करें अगर पोस्ट ब्रेक्जिट, मतलब ब्रेक्जिट, ब्रिटेन जो है निकल चुका है ये अफ्रीकन यूनियन से, उसके बाद क्या सीन बन रहा है? India's significance in post-Brexit Britain will depend on the terms of negotiation between the European Union and Britain. जो ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो बातचीत होगी, उसमें जो निर्धारित किया जाएगा, उसके ऊपर जो है भारत का महत्व ब्रिटेन के लिए डिसाइड करता है। हार्ड ब्रेक्जिट विल गिव full power to Britain to control its border and make new trade deals, and this helps to seal the FTA between the UK and India on the priority basis. मतलब एक तरीके से अगर कठोरता से ब्रेक्जिट होगा, तो इससे क्या होगा कि इंडिया ब्रिटेन को अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर अगर मतलब कि ब्रिटेन का ब्रेक्जिट सही दिशा में नहीं जाएगा, तो उससे अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो फ्री ट्रेड के लिए इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसको जो है पहले बंद करना पड़ेगा ब्रिटेन को। इसी के साथ जो है, अगर सॉफ्ट ब्रेक्जिट होती है, तो जो यूरोपीय यूनियन है वो जो है फ्री मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल एंड द पीपल पर एग्री हो सकते हैं, और ये इंडिया के फेवर में हो सकता है। और इस सिनेरियो में देयर इज नॉट मच इंप्रूवमेंट इन द यूके इंडिया रिलेशंस, नॉर विल इंडिया हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पोस्ट ब्रेक सॉफ्ट ब्रेक्जिट। और इसमें जो है इंडिया का रोल ज्यादा नहीं होगा फिर ब्रिटेन के साथ, अगर सॉफ्ट ब्रेक्जिट होता है तो भी। तो ये ब्रिटेन का दो मतलब हमने एक सॉफ्ट ब्रेक्जिट और हार्ड ब्रेक्जिट में देखा कि क्या हो सकता है इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी। और उसी दिशा में अगर हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर बात करते हैं इंडिया और ब्रिटेन की, तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है यूके में, एंड देयर आर मेनी bilateral ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू नेशंस डिजाइंड टू स्ट्रेंथन, ठीक है। And the British government has chosen India as one of the most influential trade partners.
जो है सबसे ज्यादा प्रभावी करने वाले ट्रेड पार्टनर्स में से एक इंडिया को चूज किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इसकी जो फास्टेस्ट, क्योंकि भारत जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। तो इसमें जो है इससे इंडिया को फायदा ये हो रहा है कि ब्रिटेन में इसको प्रायोरिटी दी जा रही है। ब्रिटेन में इसको एक तरीके से अपने अच्छे दोस्त के रूप में देखा जा रहा है। एंड अपकमिंग जो यूके पोस्ट ब्रेक्सिट प्लान है उसमें जो है plan would be substantial scope for the further strengthening bilateral cooperation across the range of the sectors, including science and technology, finance, trade, and investment, and defense and security between the two countries. ठीक है, the upcoming UK post Brexit plan would be substantial scope for the further strengthening bilateral cooperation अक्रॉस द रेंज सेक्टर्स। मतलब इसमें जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सारे सेक्टर्स में अब जो है इंडिया खुल करके ब्रिटेन के साथ जो है कोऑपरेशन डेवलप कर सकता है। क्योंकि पहले ईयू के साथ होने के साथ की वजह से पूरे ईयू के साथ जो है एक जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था वो स्टेब्लिश करना पड़ता था। लेकिन जब ईयू से अलग हो गया है ब्रिटेन, तो अब ब्रिटेन के साथ जो है और ज्यादा डाइवर्सिफाई एंड मल्टी फेसेट्स रिलेशंस जो है स्टेब्लिश किए जा सकते हैं इंडिया के द्वारा। तो ये इंडिया के लिए काफी एक जो है अच्छी चीज होगी। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो पहले से ही चली आ रही थी बिटवीन इंडिया एंड यूके ऑकर्स मोस्टली थ्रू द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो है बहुपक्षीय संगठनों के द्वारा ये जो है होता है, जिसमें दोनों मेंबर्स हैं लाइक कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी ब्रिटेन मेंबर है। तो ये जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशंस दोनों के बीच में परिभाषित होता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद कैमरॉन जो है काफी सक्रिय रूप से ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में लगे रहे थे बहुत सारे आयामों के द्वारा, जैसे कि बिजनेस, एनर्जी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रिसर्च, सिक्योरिटी एंड डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन आदि इन मुद्दों पर जो है वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में लगे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। जो चैलेंजेस हैं दोनों देशों के बीच में, एक तो जो हम कॉलोनियल प्रिज्म की बात कर, अभी हम शुरू में जो कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम बात करें तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में काफी ड्रामेटिकली डेवलपमेंट देखा गया है, सुधार देखा गया है, जबकि ब्रिटेन के साथ संबंध हमारे खराब हुए। और उसको लेकर के जो है कई जो कारण हो सकते हैं वो नीचे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जो लाइक नीचे नहीं, हम यहाँ सामने आपको दिखा रहे हैं। लाइक कॉलोनियल प्रिज्म, जो कॉलोनियल प्रिज्म का मतलब है कि ये जो कॉलोनियल प्रिज्म से हम किसी भी रिलेशनशिप को देखते हैं अगर, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश हमेशा भारतीय राजनीतिक और नौकरशाहों के बीच में बना रहता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ब्रिटिश जो है हमें अपना उपनिवेश बना करके उन्होंने रखा था और इस तरीके से हमारा जो है शोषण किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो हम हमारे लोगों को ही क्या, मतलब हमारे जो देश की जनता है उसके अंदर भी इस तरीके की भावना होती है कि ब्रिटेन ने तो हम लोग, जैसे कि अभी आप कभी इंडिया में कोई अंग्रेज आ जाता है और अगर वो कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जो गांव से जुड़े हुए हैं या फिर जो इस चीज को पूरा समझ नहीं पाते हैं, जिनका जो मेच्योरिटी लेवल उतना हाई नहीं है या फिर एजुकेटेड नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि मतलब अंग्रेज जो है हमारे देश को गुलाम बना के रखा था। तो मतलब आप देख सकते हो तो उसका एटीट्यूड जो है उसके प्रति नकारात्मक होता है। इसको हम एटीट्यूड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एटीट्यूड नकारात्मक होता है। एटीट्यूड अभी तक बदला नहीं है, अभी भी हम कॉलोनियल माइंड सेटअप में बहुत सारे, हमारे जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है वो उसी माइंड सेटअप में जी रहा है। तो ऐसे में अगर जो नेता बनेगा या फिर ब्यूरोक्रेट्स बनेगा तो उसके अंदर भी इस तरीके की भावना रहेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये बात दिमाग में आ ही जाती है कि जो है हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं और ब्रिटेन ने हमारा जो है शोषण किया है। तो एक कभी कभी तो बदले वाली भावना भी आ जाती है। तो ब्रिटेन को भी भारत के बारे में अपने जो पूर्वाग्रह है उसकी पहले से भी जो पूर्वाग्रह ब्रिटेन को भी है
उससे भी मुक्त होने में दिक्कत होती है इन सब चीजों की वजह से। जो कॉलोनियल प्रिज्म से हम हर हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके कारण जो है ब्रिटेन को ही नहीं, इंडिया को ही नहीं, ब्रिटेन को भी इसमें दिक्कत होती है। तो ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। एटीट्यूड अभी जैसे कि आप हमने एथिक्स में पढ़ा होगा कि एटीट्यूड जो है कैस कभी भी जो है बहुत स्ट्रांग होता है किसी को से। अगर हम ब्रिटेन से नफरत, कुछ लोग ब्रिटेन के खिलाफ जो है ऐसी सोच है कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हमारा शोषण किया था, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ ही जाता है, ट्रस्ट बनाने में भी और उसमें भी दिक्कत होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है इसी से जुड़ा हुआ है लेगेसी ऑफ पार्टीशन, जो विभाजन की विरासत और पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के जो एलिस्ट जो उसका झुकाव है के कारण भी भारत और ब्रिटेन के अच्छे संबंध बनने में कठिनाई आ रही है। इसके अलावा कई पूर्व भारतीय प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन पर कश्मीरी समस्या को पैदा करने का भी आरोप लगाया है। क्योंकि जो ब्रिटेन क्या था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय जब ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था कि भाई आप जाओ और ये मतलब लॉर्ड माउंटबेटन साइमन का जो सॉरी कैबिनेट मिशन आया था, और जो माउंटबेटन प्लान आप जो सुनते हैं उसमें यही था कि इंडिया को बस जो है अब आजाद मतलब छोड़ के आओ, आजाद करके आओ। तो इसके लिए जो माउंटबेटन के पास जो प्लान था सबसे पहले, उसमें ये था कि भारत को ऐसे ही फ्री कर दिया जाए, जो छोटी छोटी जो रियासतें हैं इन सबको फ्री कर दिया जाए, इन सबको अलग अलग आजादी दे दी जाए, कोई इंडिया का एक यूनिफाइड रूप में नहीं दिया जाए। और ये बात जो है नेहरू जी को पता चल गई कि माउंटबेटन का ऐसा प्लान था, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है। तो नेहरू ने जो है गांधी को बताया, और फिर जो है इस पर बातचीत होने लगी माउंटबेटन के साथ। तो माउंटबेटन के साथ जब बातचीत हुई तो फिर वो वहां से जो प्लान निकल के आया उसको जो है माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसमें ये था कि इंडिया को पाकिस्तान और भारत दो भागों में बांटा जाएगा, और जो भी ये देसी रियासतें हैं वो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान में जा सकती है, यानी भौगोलिक नजदीकी के आधार पर। तो जो 562 रियासतें इंडिया में थी और जो पाकिस्तान में चली गई, तो ये सब जो है ज्योग्राफिकल अप्रोक्सीमिटी के आधार पर डिवाइड हो गई थी। तो ये आपाधापी में ब्रिटेन के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भी ये पार्टीशन का जो हमारा पार्टीशन हुआ था वो उनके द्वारा भी एक तरीके से सपोर्ट किया गया था, उसको प्रमोट किया गया था। तो हम कह ही सकते हैं लाइक ऑब्वियसली इसमें बात वही है कि इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर के जो चल रहे थे, उसके कारण भी जो है क्या हुआ था कि हमारा जो है हिंदू मुस्लिम बट गए थे, और फिर पाकिस्तान की डिमांड होने लगी थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है एक निगेटिव एटीट्यूड बनाती हैं ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है। और कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ही इसको पैदा किया था। तो ये सारे एटीट्यूड्स जो है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से ग्रो होने नहीं देते हैं। ठीक है। अब जो है एक रिसेंट एटीट्यूड की बात करते हैं लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की पार्टी है, ठीक है, उसका भी एक ब्रिटिश लेबर पार्टी भी भारत में समस्याओं के प्रति बढ़ती राजनीतिक नकारात्मकता ने भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। भारत के आंतरिक मामलों पर भी लेबर पार्टी का दृष्टिकोण हमेशा जो है निगेटिव रहा है। लेबर पार्टी जो है भारत के हमेशा ही खिलाफ रही है। लेबर पार्टी हैज बिकम rather hostile on India's internal matters including कश्मीर। कश्मीर के मैटर पे भी लेबर पार्टी जो है हमेशा इस तरीके का स्टैंड लेती है जो इंडिया को पसंद नहीं आता है। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है हमारे रिलेशनशिप प्रभावित हो रहे हैं, और इंडिया का जो है डिस्ट्रस्ट वो इंडियन पीपल्स का, इंडियन लीडर्स का, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स का जो है ब्रिटेन के प्रति बना हुआ है। तो ये जब तक ये एटीट्यूड खत्म नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो ये कुछ ये चैलेंजेस थे। अब हम कुछ न्यू जो है अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे यहाँ पे।
न्यू अपॉर्चुनिटीज में है एक तो मैनेजिंग जो है पैंडेमिक्स, यानी कि ब्रिटेन और G7 भारत की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ जो भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों का प्रबंधन करने में भी काफी हद तक कैपेबल है, सक्षम है। तो भारत के लिए इन देशों से मतलब बेनिफिट लेना एक अच्छा अवसर हो सकता है लेने का ये, और इन देशों के साथ मिलकर जो वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने में भी एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो संरचना है वो विकसित की जा सकती है। तो ये कुछ संभावनाएं जो है मैंने जो है आज जो है जो ग्लोबल पैंडेमिक ये चल रहा है कोविड-19 उससे रिलेटेड है। और कोविड-19 से जो है जो निपटना जो है सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि ये पूरे मानव समुदाय की जिम्मेदारी है, बिकॉज कोविड-19 जो है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लेकर के आया है। पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है खतरे में है कोविड-19 की वजह से। हालांकि अभी इंडिया में कंट्रोल्ड है, लेकिन यू कैन नॉट इमेजिन जैसे कि सेकेंड वेव जिस तरीके से इंडिया में आई थी, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सेकेंड वेव जो है, क्योंकि उसके पहले की भी ठीक सिचुएशन ऐसी ही थी, ऐसे ही नॉर्मलेंसी वापस आ रही थी, सारी चीजें नॉर्मल होने के रास्ते पर थी, और फिर अचानक से जो है सेकेंड वेव आ गया था इंडिया में। हालांकि हमारे पास पॉजिटिवनेस ये है कि अभी हमने काफी लोगों को वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है, दे दिया है। इनफैक्ट करीब 80 करोड़ ऑफ द डोजेस इंडिया में अभी तक लग चुके हैं वैक्सीन के। लेकिन फिर भी इसमें सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। कोई ऐसा वेरिएंट आ गया कोविड-19 का, जो म्यूटेंट वेरिएंट आ गया ऐसा, जो इन वैक्सीनेशन को भी कहीं मतलब चैलेंज ना कर दे। तो इसलिए एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी लोगों की है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी प्रयास होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल करके अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसको और भी बढ़िया बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, एडवांस बनाया जाए, ताकि हम जो है इस पूरी ग्लोबल वैश्विक जो पैंडेमिक महामारी है कोरोना वायरस की, उससे निपट सके। एंड अब नेक्स्ट है कन्वर्जिंग ट्रेड। दोनों देश जो है अपने संबंधित जो क्षेत्रीय ब्लॉक्स हैं उनसे अलगाव का सामना कर रहे हैं। लाइक इंडिया भी सार्क से अलग थलग पड़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो इन सार्क जो है पाकिस्तान की वजह से अभी काम नहीं कर रहा है उस तरीके से, पूरी तरीके से। तो दोनों देश जो है अपने ब्लॉक से अलगाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन यूरोप से बाहर हो गया है, ब्रेग्जिट। ब्रिटेन जो है यूरोप से बाहर हो गया है, ब्रेग्जिट हो गया उसका, ठीक है। और भारत ने भी चीन जो केंद्रित जो चीन की केंद्रित जिसमें चीन की केंद्रीय भूमिका थी, उसको हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। सार्क के अलावा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसमें भी इंडिया ने भी शामिल होने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे से जो दोनों अपने अपने जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उनसे अलग हो चुके हैं, और यद्यपि दोनों क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे, और साथ ही दोनों ही देश नई वैश्विक भागीदारी बनाने के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। तो ये जो है एक तरीके से इन दोनों के लिए काफी फायदा, मतलब एक तरीके से अवसर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस while remaining in a security actor in Europe, Britain is tilting the Indo-Pacific where India is natural ally. जो ब्रिटेन है वो एक महत्वपूर्ण तो है ही सिक्योरिटी एक्टर, और लेकिन उसका जो झुकाव है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा हो रहा है, और जबकि इंडिया जो है उसका एक नेचुरल एलाई यानी स्वाभाविक मित्र बना हुआ है। और इंडिया जो है विच इज लुकिंग एट अ नेबरहुड दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द राइज ऑफ चाइना needs a wide coalition as possible to restore a semblance to the regional balance. तो चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को क्या करना होगा कि एक ऐसे दोस्तों की तलाश है, ऐसे जो सहयोगियों की तलाश है, जिससे वो अपना अपना इम्प्रूवमेंट कर सके, और अपना इम्प्रूवमेंट करने के बाद
इंडिया जो है चाइना को बैलेंस कर सकता है। इंडिया चूंकि अकेले चाइना को इस रीजन में बैलेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है, सीमित है। हमारे संसाधन कम है, हमारे पास जो आर्थिक संसाधन की कमी है, और इसलिए जो है हम उस तरीके से अपने पड़ोस में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं जैसे चाइना कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। जैसे चाइना जो बंदरगाह बना रहा है जगह जगह पे, इंडिया भी एक ही बंदरगाह डेवलप कर रहा है जो चाबहार पोर्ट है। लेकिन जो चाइना है वो काफी एग्रेसिवली फॉलो कर रहा है इस अपनी पॉलिसीज को। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अथाह पैसा है। इनफैक्ट उसके पास इतना पैसा है, इतना फॉरेन रिजर्व है कि अगर वो अपने डॉलर्स को, एक कहने की बात है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कि अगर वो अपने जो फॉरेक्स को मार्केट में डाल दे, वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी में डाल दे, तो जो अमेरिका का डॉलर है उसका वैल्यू काफी तेजी से नीचे गिर जाएगा। मतलब एक तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, इतना ज्यादा उसके पास पैसे हैं, डॉलर्स है, इकट्ठे कर रखा है उसने। ठीक है, तो वो अब उसको इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि पहले के जमाने में ब्रिटेन करता आया था, कि जब उसने शुरू में तो जो है वो वाणिज्यवाद को फॉलो किया था, यानी कॉमर्शियल पॉलिसी को फॉलो किया था। यानी जब बुलियंस को जमा करते थे, यानी कि सारा पैसा ले अगर के अपने उपनिवेशों से ब्रिटेन, या सपोज दिस ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जाकर के एक तरफा जो धन का निर्गमन इंडिया से भी होता था, ब्रिटेन में जाकर के पैसा जमा हो रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, जब कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल ज्यादा हो गया, तो यहाँ की जो और भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अदर कंपनीज थी, उन्होंने डिमांड करा कि हमको भी अब जो है व्यापार करने के लिए उसको मौका दिया जाए। तो जो 1813 और 1833 का जो एक्ट आया था, उसमें जो है जो मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और अब जो है यहाँ पे ट्रेड उनके ये भी कंपनीज कर सकते थे, जिसको फ्री ट्रेड एरा कहा गया। ठीक है, मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ गया, जो वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार की तरफ आ गया था। और उसके बाद मुक्त व्यापार के बाद और पैसा ज्यादा उनके पास इकट्ठा हुआ, और उस पैसे को फिर जो इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया को जो है थोड़ा बहुत लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए, और ताकि जो है यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और मार्केट तक एक्सेस किया जा सके। इंडिया के इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया गया, और एक मार्केट के रूप में, रॉ मटेरियल का सोर्स और मार्केट के रूप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो चाइना के पास भी उतना ही पैसा है इस समय, और वो जगह जगहों पे निवेश कर रहा है, हर जगहों पे डाल रहा है पैसे, और लोन भी दे रहा है, कंसेशनल लोन्स दे रहा है जो कंट्रीज को। फिर उसके बाद जब वो कंट्रीज उस लोन को चुका नहीं पा रही हैं, तो उनके साथ जो है मोल भाव कर रहा है, उनके साथ डील कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका का आप एग्जांपल ले सकते हैं, कि जो हमने छोटा बंदरगाह के लिए पैसा लिया था या लोन लिया था श्रीलंका ने। अभी आप सुन रहे होंगे कि श्रीलंका के पास खाने को पैसे नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। चाइना के साथ उन्होंने जो कंसेशनल लोन लिया था, तो चाइना ने क्या किया कि आप जो है, हम वो जो पैसा आपने लिया है, वी विल मतलब उसको हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आपको हमें अपना बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पे देना पड़ेगा। और ये श्रीलंका को वो बंदरगाह देना पड़ा था। तो इस तरीके से जो है चाइना के पास काफी पैसा है, और चाइना इस रीजन में पूरा इन्वेस्ट कर रहा है। अफ्रीका में भी कर रहा है, सेंट्रल एशिया में भी कर रहा है, वेस्ट एशिया में भी कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास उतना पैसा है नहीं। तो ऐसे में इंडिया को अपने दोस्तों को मतलब मजबूत दोस्तों को अपने साथ रखना होगा, और मजबूत दोस्त के रूप में ऑप्शंस वेस्ट से ही आते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन, यूएस के साथ जो है इंडिया का रिलेशनशिप अब थोड़ा सा सही होने लगा। मतलब यूएस और फ्रांस के साथ तो सही हो रहा है, ब्रिटेन के साथ भी अब जो है इंडिया को इस पे फोकस करना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सके। डोमिनो इफेक्ट की बात हम करते हैं। डोमिनो इफेक्ट आपने कभी कोई वीडियोस देखे होंगे, कि अगर यहाँ पे ढेर सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, ऐसे कार्ड्स आपने देखा होगा, बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, और एक कार्ड्स अगर गिराया जाता है तो ये सारे कार्ड्स जो है धीरे धीरे करके नीचे गिर जाते हैं। तो उसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, कि एक काम को पुश करो
तो बाकी जो काम है वो अपने आप ही होने लगते हैं। तो एज दे डिपेंडिंग देयर बायलैटरल पार्टनरशिप एंड एक्सपेंड रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बायलैटरल पार्टनरशिप द्विपक्षीय जो भागीदारी है और जो रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको जैसे जैसे मजबूत कर रहे हैं, इंडिया और यूके में फाइंड इजियर टू मैनेज द इरिटेशन ओवर पाकिस्तान। तो इसकी वजह से इंडिया और यूके जो है, जो पाकिस्तान और साउथ एशियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स जो ब्रिटेन में है, उससे रिलेटेड जो मतलब डेडलॉक्स हैं, चुनौतियां हैं, उनसे भी निपट सकता है। इंडिया एंड यूके आर सेट टू बी एक्सप्लोरिंग एन एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इंडिया और यूके जो है एक ऐसे एग्रीमेंट को मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो माइग्रेशन और मोबिलिटी से रिलेटेड है, टू फैसिलिटेट द ग्लोबल मूवमेंट्स ऑफ द इंडियंस इनटू ब्रिटेन। ब्रिटेन्स के जो इंडियंस के जो ब्रिटेन में मूवमेंट है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था कि जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनकी मोबिलिटी का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आ रहा है, क्योंकि इनके पास जो है एक कॉमन वीजा सिस्टम नहीं है। वीजा सिस्टम ईयू के पास नहीं है, जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको ईयू में मूवमेंट्स करने में दिक्कत हो रही है। तो उससे निपटने के लिए भी जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर भी डिस्कशन, चर्चा चल रहा है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो चूंकि हमारा जो है रिलेशनशिप काफी प्रोफाउंड टाइज पे बना हुआ है, लाइक कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड लैंग्वेज के आधार पर, और ऑलरेडी गिव द यूके अ पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपॉन विच टू फर्दर डीपन इट्स रिलेशन विद इंडिया, जो कि एक आधार प्रदान करता है ब्रिटेन को, और ऐसा आधार प्रदान करता है जिसपे जो है ऐसा एक फाउंडेशन प्रदान करता है जिसपे कि रिलेशनशिप को और भी गहरा बनाया जा सकता है। जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से ही हम देख रहे हैं कि एक ऐसा आधार मिला हुआ है ब्रिटेन और इंडिया को, जिसपे जो है रिलेशनशिप और भी गहरा बनाया जा सकता है। एंड विद अ होल न्यू सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो अभी परिस्थितियां काफी बिल्कुल बदल चुकी हैं, लाइक ब्रिटेन अभी ब्रेक्जिट ले चुका है, इंडिया जो है आरसीईपी से अलग हो गया है, ठीक है। तो इंडिया एंड ब्रिटेन शुड रिकॉग्नाइज दैट दे बोथ नीड ईच अदर। उनको दोनों को पहचानना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एंड उनका जो बड़ा लक्ष्य है, बिगर गोल है, लार्जर गोल है, उसको अचीव करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। तो इसके लिए हमको जो है अपने जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना पड़ेगा, और निपट करके इस मामले को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा इंडिया और यूके के बीच में एक रिलेशनशिप। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूले, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।